नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र प्रिंस पांडे। सर्वप्रथम पूज्यपाद सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जिन्हें लोग योगीराज परमहंस निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार हो एवं उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सदैव अगाध रूप से व्याप्त रहे, यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना है, तहे दिल से गुजारिश है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे विकास शर्मा जी द्वारा मंत्र तंत्र यंत्र पत्रिका में प्रकाशित करवाया गया था, जो कि 1996 की पत्रिका है। आइए उस ओर चलते हैं। अलौकिक शक्ति संपन्न तिब्बत का रहस्यमय तांत्रिक, पाश्चात्य विचारधारा और पूर्णतः पाश्चात्य ढंग की जीवन शैली वाले परिवार में जन्म लेने और कंप्यूटर विज्ञान जैसे आधुनिक विषय में परास्नातक होने पर भी मेरा रुझान यंत्र मंत्र योग आध्यात्म व तंत्रादि में दीवानगी की सीमा तक कैसे पहुंच गया। जब मैं इस विषय में विचार करता हूं तो मात्र एक ही निष्कर्ष पर आता हूं कि यह शायद पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है कि मुझे निखिलेश्वरानंद जी का शिष्यत्व प्राप्त हुआ। मुझे घुमक्कड़ साधु संतों, तांत्रिकों, सिद्ध पुरुषों व उनके पास उपलब्ध अनमोल विद्याओं में बहुत आस्था है और मैं इन दुर्लभ विद्याओं का सम्मान करता हूँ। साथ ही बहुत पहले से भोली भाली जनता का शोषण करने वाले पाखंडी नकाबपोशों का भंडाफोड़ करना भी मेरा प्रिय शौक रहा है। यह सब करके भी एक संतुष्टि का अनुभव होता है, प्रतीत होता है जैसे एक सार्थक कदम पूरा हुआ। मेरे मन में उच्च कोटि के तांत्रिकों से मिलने की बहुत प्रबल इच्छा थी, सो मैं सद्गुरुदेव के पास चला गया और उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव, क्या आज भी उच्च कोटि के तांत्रिक विद्यमान हैं? मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं उनसे मिलूं। गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, किंतु कुछ बोले नहीं। मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया और बाहर की ओर आ गया। विगत दिसंबर माह में मैंने ऑफिस से लंबी छुट्टी लेकर नेपाल की सीमा से जुड़े चीन के पहाड़ी क्षेत्र में जाने का निश्चय किया। यह एक बड़े जोखिम का काम था, क्योंकि खतरनाक और संकरे मार्ग पर कभी कभी दुर्घटना की संभावना रहती थी, परंतु मन के जोश और उमंग को कौन रोक सकता है। रात में ही चुपचाप मैंने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली। कमर पर लादने वाले बैग, बड़े बड़े बैग में पूरा सामान, डबल लेयर गर्म ट्रैक सूट व स्लीपिंग बैग तैयार कर लिए थे। सुबह ही काठमांडू के पुराने बस पार्क से पहली बस 12 बिसे के लिए पकड़कर मध्याह्न 12 बजे 12 बीसे पहुंच गया। 12 बीसे से तातोपानी नेपाल चीन सीमा के समीप का स्थान है। उसके लिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दिन में मात्र 2 मिनी बस ही जाती है, इसलिए अपराह्न 3 बजे तक बाध्यतावश प्रतीक्षा करनी पड़ी। 12 बीसे से 3 बजे की बस द्वारा संध्या 6 बजे तातोपानी पहुंच गया। मार्ग में अनगिनत झरनों को पार करते समय बहती जलधाराओं ने अनायास ही मन को मोह लिया था। तातोपानी नेपाल का एक अत्यंत ठंडा पर्वतीय स्थल है, जहां प्रकृति का एक चमत्कार है, गर्म पानी का चश्मा। इस चश्मे के कारण ही स्थान का नाम तातोपानी, गर्म पानी पड़ा है। गर्म पानी की धारा में नहाकर यात्रा की थकान कम हो गई थी और मन प्रफुल्लित हो उठा। शायद इसका एक कारण गंतव्य की समीपता भी थी।
चारों ओर घने जंगलों से युक्त हिमाच्छादित नेपाल और तिब्बत की पर्वत श्रृंखलाओं को मात्र सुनकोशी नदी यहाँ विभाजित करती है। इन जंगलों में भालू और चीते सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि वातावरण नमी युक्त होने के कारण चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। तातो पानी से आगे जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण मैं साय 7 बजे पैदल ही चल पड़ा। लगभग 5 किलोमीटर चलने पर भोटे कोशी नदी का वह छोटा सा पुल पड़ता है जो नेपाल और चीन को जोड़ता है। इस पुल पर मैत्री पुल का बोर्ड पढ़कर मैंने संतोष की एक गहरी सांस ली ही थी कि एक नेपाली पुलिस अधिकारी ने आकर मुझसे उस अंधेरे में वहां आने का कारण पूछा। संध्या के बाद चीन सीमा में प्रवेश वर्जित है। मैंने बताया कि मैं तो एक घुमक्कड़ जिप्सी हूं और अंधेरे में सीमा उल्लंघन का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे वापस जाने को कहकर पुलिस अधिकारी आश्वस्त होकर चेक पोस्ट में चला गया और मैं भी वापस हो लिया। मितेरी पुल के पास ही 1-2 छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, लेकिन अग्रिम आरक्षण न होने के कारण कहीं भी रात गुजारने का स्थान नहीं मिला। विवशता से तातो पानी की ओर वापस चल दिया। रात्रि का समय, साएं साएं चलती हवा, घना कोहरा और प्रतिपल हिंसक जंगली जानवरों का भय एक अजीब से माहौल को जन्म दे रहा था। मैंने प्रकृति को बहुत समीप से देखा है, शायद इसलिए मैं उस भयावह माहौल में भी चलने का दुस्साहस कर बैठा था। पैर थक कर चूर हो गए थे। लगातार 5 किलोमीटर चढ़ाई चलकर आने के पश्चात वापस लौटना और भी कष्टकर था। मैंने बैग से टॉर्च निकाली और घने सफेद कोहरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे धीरे धीरे चल पड़ा। लगभग 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अचानक एक मोड़ मुड़ने पर सामने टॉर्च की रोशनी डाली तो 2 बाघों को मार्ग के किनारे खड़े पाया। शायद हमारे बीच 20-25 मीटर का फासला रहा होगा। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहकती प्रतीत हो रही थीं। मैंने जड़वत होकर टॉर्च की रोशनी उधर ही डालते हुए निश्चल रूप से खड़े होकर नवार्ण मंत्र का उपांशु जप प्रारंभ कर दिया। मैंने नवार्ण मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, अतः मन में रंच मात्र भी भय को स्थान नहीं मिला। लगभग 3-4 मिनट के पश्चात दोनों बाघ मार्ग के दूसरी ओर पहाड़ी की तलहटी में बहने वाली नदी की ओर चल दिए। न जाने क्यों बाघों को अपनी आंखों के सामने जाते देखकर मेरा भी मन आगे जाने को नहीं हुआ, परंतु इस ठंडी अंधेरी रात में कोई अन्य विकल्प भी तो नहीं था। अनमने मन से पीछे की ओर पलटा। कुछ ही दूरी पर पगौड़ा शैली का एक छोटा सा भवन दिखाई दिया, जिसमें जलती लालटेन का प्रकाश सड़क पर भी पड़ रहा था। मुझे आश्चर्य भी हुआ और स्वयं पर क्रोध भी आया कि पता नहीं किन विचारों में मग्न था जो पहले इस ओर ध्यान ही नहीं गया। कुछ भी हो, मैंने राहत की सांस ली और पलटकर पगौड़ा तक पहुंच गया। पगौड़ा काफी पुराना दिखाई देता था, जो वास्तव में चाय की दुकान थी। दुकान में एक छोटी अंगीठी पर एल्यूमिनियम की केतली रखी थी और पास ही 3-4 पुराने चाय के कप रखे थे। मुझे देखते ही दुकानदार, जो काफी उम्रदार दिखाई देता था, नेपाली में बोला, ठहरे थाके को ते खिंच, अलिकति चिया खानू हुंच की। बहुत थके हुए प्रतीत होते हो, थोड़ी चाय पियोगे क्या? वैसे ठंड में भला कौन चाय को मना करता। मेरे हाँ कहने पर उसने केतली में पहले से खौल रही चाय एक प्याली में मुझे दी। मैंने उसे बाघों के विषय में बताया तो उसने कहा, इस रास्ते पर अकेले चलना दिन में भी खतरे से खाली नहीं है। मुझे इतनी रात गए अकेले नहीं आना चाहिए था। उसके पूछने पर कि मैं वहां किस लिए आया हूं,
मैंने टालने के लिए कह दिया, ऐसे ही घूमने के लिए आया हूं। मेरी बात सुनकर वह हंसते हुए बोला, लगता है किसी की खोज में आए हो और वह अभी तक मिला नहीं है। मैं उसकी टिप्पणी पर धीरे से मुस्कुरा दिया। चाय खत्म होने पर मेरे मना करने पर भी वह लालटेन लेकर मुझे बस्ती तक पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने पूछा, क्या अपनी दुकान बंद नहीं करोगे? वह बोला, यह दुकान तो हमेशा खुली रहती है। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, फिर यह सोचते हुए कि इतना वृद्ध व्यक्ति क्या मेरे साथ चल सकेगा। मैं ढलानदार मार्ग पर चल पड़ा। मेरी शंका अधिक देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि वृद्ध की गति तो मुझसे भी कई गुना अधिक थी। कुछ ही मिनटों में हम बस्ती तक पहुंच गए। हाफते हाफते मेरी दुर्दशा हो रही थी। बस्ती के समीप पहुंचकर वृद्ध ने मुझसे आज्ञा मांगी। उसके चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी। फेरी भेटोनला, फिर मुलाकात होगी, कहकर वह वापस मुड़ गया। उसी क्षण याद आया कि मैं तो अपनी परेशानी में उस सज्जन व्यक्ति को चाय के पैसे देना ही भूल गया था। उसे पैसे देने के लिए जेब से पर्स निकालकर क्षमा कीजिए कहकर जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे आश्चर्य की सीमा ना रही। मात्र 5 से 10 सेकंड के अंतराल में वृद्ध लालटेन सहित अदृश्य हो चुका था। जीवन में पहली बार ऐसी घटना से मैं हतप्रभ रह गया। यदि यह घटना मेरे सामने न घटी होती तो शायद मैं कभी ऐसी घटना पर विश्वास न कर पाता। मन में एक विचित्र हलचल लिए हुए मैं लॉज तक पहुंचा। कमरा बुक कराने के पश्चात लॉज के मैनेजर को उस घटना के विषय में मैंने बताया तो उसने कहा, इस बस्ती में तातो पानी से चीन बॉर्डर तक ना तो कोई चाय की दुकान है और ना ही पगौड़ा शैली का कोई भवन। आपकी भेंट निश्चित रूप से तांत्रिक बाबा सेते से हुई है। वह मूलतः तिब्बती हैं, परंतु कभी कभी नेपाल की पर्वत श्रृंखलाओं में भी भ्रमण विचरण करते हैं। मेरी जिज्ञासा सेते तांत्रिक में जाग चुकी थी, परंतु सत्यता की जांच स्वयं किए बिना इस सब पर विश्वास कर लेना इतना सहज नहीं था मेरे लिए। सत्यता की जांच हेतु उसी समय मैंने कुछ अन्य स्थानीय व्यक्तियों से अलग अलग बातचीत की तो सभी ने लॉज मैनेजर के कथन की पुष्टि की। स्थानीय व्यक्तियों के अनुसार सेते एक उच्च श्रेणी के तांत्रिक, योगी व सिद्ध व्यक्ति हैं, कोई मायावी भूत प्रेत नहीं। अधिकांश समय वह साधनारत रहते हैं और किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। मुसीबत में फंसे, रोग से ग्रस्त और रास्ता भटके हुए व्यक्तियों की सहायता वह अक्सर करते रहते हैं और मेरे साथ घटित घटना स्थानीय व्यक्तियों के लिए विशेष बात नहीं थी। ऐसी घटनाएं वर्ष में कई बार विपदाग्रस्त व्यक्तियों के साथ घटित होती रहती हैं। गुरुदेव जी से की हुई प्रार्थना मुझे स्मरण हो आई। उनके मुस्कुरा देने का अर्थ यह था, यह मैं बाद में जाना। अब तांत्रिक सेते से मिलने की मेरी इच्छा प्रबल हो गई थी। मेरे पूछने पर कि वह कहाँ पर साधना करते हैं और उनसे कैसे मिला जा सकता है, लोगों ने कहा कि उनका साधना स्थल किसी को भी ज्ञात नहीं है। उनसे मिलना लगभग असंभव है, क्योंकि वह मात्र अपनी इच्छा से ही किसी से मिलते हैं। यह सुनकर मुझे एक निराशा हुई और झुंझलाहट भी, क्योंकि अज्ञानतावश मैंने एक दिव्य योगी के इतने निकट जाकर भी कुछ प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर खो दिया था। थोड़ा बहुत खाना अनिच्छा से खाकर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। पहाड़ों की रात भी पहाड़ जैसी होती है। बिस्तर पर लेटे लेटे संपूर्ण घटनाक्रम मेरी स्मृति में फिर से घूमने लगा। अचानक मुझसे विदा लेते समय सेते द्वारा बोला गया वाक्य मेरे मन में कौंध उठा। फेरी भेटोनला, फिर मुलाकात होगी। फेरी भेटोनला, फेरी भेटोनला। न जाने क्यों मुझे लगा कि मेरी सेते से भेंट दोबारा अवश्य होगी।
थकावट अधिक होने के कारण कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सवेरे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मैंने फिर से अपनी यात्रा पैदल शुरू की। वास्तव में मैं स्वयं इस बात की जांच कर लेना चाहता था कि रात्रि में जहां बैठकर मैंने चाय पी थी, सेते से बातचीत की थी, क्या वहां कोई पगौड़ा है या नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कि प्रत्येक बात में साइंटिफिक एग्जैक्टनेस खोजता है, सुनी सुनाई कहानियों पर विश्वास करना हमेशा कठिन होता है। मैंने दिन की रोशनी में पूरे रास्ते का बारीकी से निरीक्षण किया। उस स्थान को पहचाना जहां बाघों को देखा था। वहां पहाड़ी, खोले, नदी के गीले रेतीले किनारों पर बाघों के पंजों के निशान अभी तक विद्यमान थे, परंतु पगौड़ा या उसका कोई चिन्ह मैं नहीं ढूंढ सका। वास्तव में उस स्थान पर अत्यंत ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं थीं, जहां भवन तो क्या एक कुर्सी रखने का स्थान भी नहीं था। मितेरी पुल पार करने के पश्चात चीन के क्षेत्र में एक छोटा सा बाजार पड़ता है। वहां से कुछ युआन चीनी मुद्रा विनिमय किए। तभी एक ट्रक चीन का एक नगर खासा की ओर जाने के लिए मिल गया। इस बाजार से खासा लगभग 34 किलोमीटर दूर है। तिब्बती क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोगों की भाषा चीनी की अपेक्षा तिब्बती अधिक है। हमारा ट्रक अभी 25-26 किलोमीटर चला था। पता चला लैंडस्लाइडिंग चट्टान खिसकने के कारण मार्ग अवरुद्ध है। मुझे ऊपर जाने वाला एक पगडंडी नुमा मार्ग मालूम था, इसलिए मैंने वहां बैठकर घंटों प्रतीक्षा करने की तुलना में उस मार्ग से चढ़ाई चढ़कर पैदल जाना उचित समझा। लगभग 1 घंटे तक खड़ी चढ़ाई पर ट्रैकिंग करने के पश्चात मैं काफी थक गया था, इसलिए कुछ देर विश्राम करने के विचार से एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और बैग से बोतल निकालकर थोड़ा पानी पिया। वास्तव में ट्रैकिंग में इतनी कठिनाई नहीं होती, परंतु पीठ पर वजन होने के कारण अधिक श्रम लगता है। तभी मैंने उसी पगडंडी पर नीचे की ओर से कुछ विदेशियों को आते देखा। उनके साथ एक स्थानीय मजदूर उनका सामान लादकर चल रहा था। मेरे पास से निकलते समय उस मजदूर को शायद मुझ पर दया आ गई या उसे अतिरिक्त कमाई का साधन दिखाई दिया। उसने मुझसे पूछा, क्या आपका सामान भी पहुंचा दूं? मैंने सोचा चलने में आसानी होगी, इसलिए हाँ कह दिया। खासा पहुंचने पर शहर के बाहरी नाके पर कस्टम अधिकारियों ने मेरा सामान चेक किया। ओके होने के पश्चात मैंने शहर तक स्वयं सामान उठाकर ले चलने का निश्चय किया और मजदूर को पैसे देने के लिए विदेशियों के पास पहुंच गया। वे सब कुछ हैरान परेशान से दिखाई दे रहे थे। मजदूर के विषय में पूछने पर उन्होंने कहा, He has been transmitted in front of our eyes। वह हमारे देखते देखते अदृश्य हो गया। यह सुनते ही मुझे जैसे बिजली का करंट लगा। मैं अत्यधिक रोमांचित हो उठा। इसके पश्चात मैंने चीन में लोगों की भीड़ में जगह जगह सेते को खोजने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। प्रत्येक पल यह सोचते सोचते कि उस दिव्य पुरुष से अब मुलाकात होगी, अब भेंट होगी। मुझे चीन में रहते हुए 12 दिन बीत चुके थे। मन बहुत असंतुष्ट व उदास था और खिन्न मन से 13वें दिन निराश होकर मैं वापस चल पड़ा। वास्तव में मन में किसी कोने में अभी भी आशा की किरण बाकी थी। शायद इसी कारण से मैंने कोई वाहन लेने के बजाय पैदल चलकर उसी रास्ते से वापस जाने का निर्णय कर लिया, जिस पगडंडी पर मेरी सेते से दोबारा भेंट हुई थी। पथरीले मार्ग पर चलते चलते अनेकों विचार आ रहे थे। मैंने अनेक बार विगत की समस्त घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण किया तो मुझे प्रतीत हुआ कि मेरी सेते से भेंट होना निश्चित है। मन में एक प्रण पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ किया कि अब चाहे पूरी आयु यही गुजारनी पड़ जाए, तब भी मैं सेते से मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी दूरी पर एक टूटा फूटा भवन दिखाई दे रहा था।
कुछ देर यहीं बैठ जाऊं, यह सोचकर मैं वहां चला गया। अंदर एक जीर्ण शीर्ण चबूतरे पर कोई व्यक्ति बिस्तर में लिपटा हुआ पड़ा था। मैंने सोचा शायद कोई भिखारी होगा। मैं बाहर की ओर बैठ गया और फिर से मनन चिंतन प्रारंभ हो गया। कुछ समय के बाद वह व्यक्ति चबूतरे से उठकर बाहर की ओर आकर मेरे समीप बैठ गया। यद्यपि वह अति वृद्ध व्यक्ति जीन्स जैकेट और स्पोर्ट शूज पहने हुए था, परंतु इस बार पहली ही झलक में मैं सेते को भली भांति पहचान गया था। उनका बदला हुआ परिवेश मुझे इस बार भ्रमित नहीं कर पाया। मैंने तुरंत नतमस्तक होकर उनसे प्रार्थना की, आप यह लुका छुपी बंद करें और मुझे वार्तालाप का एक मात्र अवसर प्रदान कर मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। साथ ही उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थिरक उठी और धीमे स्वर में उन्होंने कहना शुरू किया, तंत्र मंत्र यंत्र साधना, योगाभ्यास तथा कुंडलिनी जागरण अति वैज्ञानिक विधियां हैं। इनकी प्रक्रिया जटिल व धीमी है, परंतु हैं अत्यंत अद्भुत, अलौकिक व आश्चर्यजनक। एक सिद्ध व्यक्ति के लिए असंभव शब्द का कोई महत्व नहीं रह जाता। सिद्धि शब्द का जितना साधारण उच्चारण है, वास्तव में सिद्धि उतनी सरल नहीं है। समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के उत्थान व विकास की चरम सीमा को सिद्धि कहा जा सकता है। अपनी किसी एक आंतरिक शक्ति, जैसे उदाहरण के लिए इच्छा शक्ति को ही विकसित और सुदृढ़ करके व्यक्ति अनेकों चमत्कार दिखा सकता है। फिर सिद्ध व्यक्ति की शक्तियों की तो कोई सीमा रेखा ही निर्धारित नहीं की जा सकती है। सिद्धि प्राप्ति का मार्ग ही साधना है। साधना में वे साधक की 4 स्थितियां होती हैं: जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त अवस्था व तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में बाहर संसार होता है व भीतर कुछ नहीं। स्वप्नावस्था में भीतर संसार होता है, बाहर कुछ नहीं रहता। सुषुप्त अवस्था में ना भीतर कुछ ना बाहर कुछ, अर्थात शून्य अवस्था होती है। तथा तुरीय अवस्था में भीतर बाहर हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है। प्रत्येक जगह परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि वह कैसे एक ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं, मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पता नहीं ऐसी उपलब्धि लोगों को अति विलक्षण क्यों दिखाई देती है। यह कोई नई विद्या तो नहीं है, हजारों वर्ष पूर्व से ही शास्त्रों में वर्णित है। हाँ, इस ओर सामान्य व्यक्तियों का ध्यान न जाने के कारण आज के वैज्ञानिक युग में लोग इसे चमत्कार समझते हैं। यदि शास्त्रादि का अध्ययन करें तो पता चलता है स्वयं को गुप्त करना या आकाश गमन विद्या साधारण श्रेणी में आती है। मैंने आज्ञा किया कि कोई शक्तिशाली मंत्रादि जन सामान्य के लाभार्थ मुझे बताएं, तो उन्होंने तिब्बती तंत्र साहित्य में वर्णित एक सिद्ध बीज मंत्र मुझे दिया, जो इस प्रकार है: ओम पा मे ए मे हुम। इस मंत्र का जप कभी भी कहीं भी शुरू किया जा सकता है। अन्य मंत्रों के समान इस मंत्र का जप भी यथासंभव अधिकतम संख्या में करना चाहिए। यह मंत्र कल्याण और मोक्ष दोनों प्रदान करने में सक्षम है। किसी आकस्मिक परेशानी के निराकरण हेतु इसका 101 बार जप करना चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। रोगी व्यक्ति को इस मंत्र का 21 बार उपचारित पानी पिलाने से जादू जैसा प्रभाव होता है। प्रेत बाधा के निराकरण हेतु इस मंत्र द्वारा 21 बार उपचारित कीलें घर की प्रत्येक चौखट पर ठोक देनी चाहिए। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु इसका 2100 की संख्या में जप करना चाहिए। उसी क्षण मुझे प्रतीत हुआ कि शायद सेते मुझसे विदा चाहते हैं। मैंने पूछा,
फिर भेंट कब होगी? कभी नहीं, सपाट स्वर में सेते ने इनकार कर दिया और मुझे निर्देश दिया कि भविष्य में कभी मैं स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उनसे मिलने का प्रयास ना करूं, क्योंकि इससे उनकी साधना में बाधा पड़ती है। मैंने तुरंत कैमरा निकालकर फटाफट उनके 4-5 फोटो ले लिए। मेरी इस हरकत से वह कुछ आवेशित हो उठे और मुझसे प्रश्न किया, बिना मेरी आज्ञा लिए फोटो क्यों खींचे? जितने फोटो लिए हैं वह सब व्यर्थ हैं, इनमें से एक फोटो भी नहीं आएगा। मैंने अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर ली और मात्र एक फोटो लेने की अनुमति मांगी। सेते ने मुस्कुराते हुए नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़े और मेरे कैमरा क्लिक करते ही दूसरे क्षण हमेशा की तरह अदृश्य हो गए। परंतु इस बार मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ, वरन मेरा सिर श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। मैं आश्चर्यचकित उस समय हुआ जब कैमरा रील तैयार होने पर उसमें सेते का मात्र एक ही चित्र आया, जो उन्होंने अपनी इच्छा से लेने दिया था, और वह इस लेख के साथ प्रकाशित है। जय निखिलेश्वर।